हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। क्या हाल है बच्चों? आई होप एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ चंगा सी, राइट? और ठीक ही होगा सब कुछ। आराम से रिवाइज करते रहो और इन करंट अफेयर्स को लास्ट तक देखना। 20 तक मैं बहुत सारे वो करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ आपको, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं, इसलिए इनको लास्ट के अंदर रखा गया था, राइट? सो दिस आर द करंट अफेयर्स दैट टुडे वी विल अंडरस्टैंड। लेक्चर नंबर 80 के अंदर आपका स्वागत है। चलो भाई, ये जो बच्चे देख रहे हैं, इसका आज एक लेक्चर आ जाएगा, आ गया होगा शायद। देख लीजिएगा आप, राइट? तो इसके अंदर 4 लेक्चर्स थे, वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब जो लेक्चर्स हैं 75 के बाद के लेक्चर्स आपको पर्सनली देखने पड़ेंगे, है ना? 75 तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। चलिए, तो जनरल स्टडीज देवराज हुआ, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो आज, नहीं तो कल बड़ी काम आने वाला है इसका, राइट? और सारी पीडीएफ हम इसके ऊपर अपलोड करते हैं, राइट? तो उसके अंदर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारा का सारा पीडीएफ यहाँ पर अपलोडेड है, राइट? चलो भाई, तो हम आज कुछ गन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, आपको लगता होगा S-400 है ना, वही हीरो था, सिर्फ ऐसा नहीं था। S-400 तो बहुत मतलब कोई मिसाइल ही फेंक दी उसने भाई पाकिस्तान ने, तब उसके लिए अपन करते थे यूज, राइट? अदरवाइज हम तो छोटे मोटे ड्रोन्स और उनके लिए थोड़ा ना S-400 यूज करेंगे। तो उसके लिए कुछ गन्स थी। देखो, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर 4 रेंज है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त अपन S-400 ही चलाएंगे। ये तो कोई कोई बहुत ही भारी मिसाइल फेंक दी है उसको मारने के लिए, है ना, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैक 2 से 3 से ऊपर है, उसको मारने के लिए। नहीं तो फिर अपना आकाश ही संभाल लेता था, ठीक है? अगर शॉर्ट रेंज की स्पाइडर संभाल लेगा। और एक इगला, इगला एस, जिसके अंदर हम बंदूक से मारकर उसको खत्म कर सकते हैं। भाई साहब, कोई मिसाइल विसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं, उठाया और अपन ने मार दिया, राइट? तो ये इगला एस, ZU-23 और L-70। तो इतना फेमस हो गया भाई कि L-70 ना होता तो हम क्या करते, राइट? ऐसा कि हमको फिर बहुत सारी चीजें यूज। तो इगला एस, ZU-23 और L-70, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये कल परसों पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? तो इगला एस क्या है, ये देखो भाई, यहाँ पर रखा कंधे पे और चला दी गोली, है ना? कोई दिखा, जैसे कि ये बंदा चला रहा है, देखना अभी भाई ये कैसे चलाएगा अपना। चला भाई, ये चला दिया। और ये देखो, ये यहाँ पर ये उड़ा दिया इसका प्लेन, ठीक है? इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इगला, अब इगला को कैसे याद रखोगे? इगला जो है ना, रशिया का है, रशिया का, ठीक है? तो हम है ना पुतिन के पास गए, तो पुतिन आए और पुतिन ने बोला आई एम इगला, ठीक है? हमने कहा भाई मतलब इसका मतलब, बोले प्रीलिम्स के अंदर आएगा भाई, ये याद कर लो, आई एम इगला, ठीक है? इगला एस आ जाएगा, तब कहीं पर भी आपको रशिया लगाना है। और फिर इससे पूछेंगे अच्छा और कुछ बता दे यार, प्रीलिम्स की बात करें तो ये बोलता है आई एम जू, है ना? तो जू जो है ना, जू, राइट? ZU-23 वो भी रशिया की है, ZU-23। और इग्लास, ठीक है, ये दोनों क्या है, रशिया के हैं। और इग्लास तो समझ ही गए तुम, है ना? रखा भाई कंधे पे और चला दे गोली। एक आज से आपको एग्जाम के अंदर करना है, ठीक है? चला देनी है गोली, देखी जाएगी। इग्लास इज अ रशियन ओरिजिन, वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज होगा ना भाई, ऐसे कंधे पे रख के मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल थोड़ा ना फोड़ देगा। एंड ए टाइप ऑफ मैनपेट्स, मैनपेट्स का मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, डिजाइन फॉर द लो लेवल एयर डिफेंस ऑब्वियसली। इट इज शोल्डर फायर, शोल्डर फायर, शोल्डर पे लगाया और फायर कर दिया। एक बार मैं देख लूं भाई, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना कहीं? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, हाँ, चंगा सी, सब चंगा सी, राइट? तो देखो, इट इज शोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम दैट कैन बी कैरिड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल शोल्डर्स, ठीक है? सैनिक के कंधे पे रख के गोली चला दी, राइट? इग्लास, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ऑब्वियसली ड्रोन्स, यूएवीज, क्रूज मिसाइल, लास्ट लेयर ऑफ इंडियाज लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर, राइट? और इसके अंदर फायर एंड फॉरगेट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये ट्रैक एक बार चला दे गोली, अब उसको जाके पकड़ के इधर उधर तो कर नहीं सकते, तो वो तो निकल गई। अब भाई देखी जाएगी जैसे बढ़ेगा। पर इसके अंदर एक चीज होती है, इसकी जो गन्स होती है ना, उसके अंदर है ना, एक क्या है कि जहां पर ज्यादा तेज क्या आ रही होगी, गर्मी आ रही होगी ना, मैं उस चीज के पीछे भागूंगा, ठीक है? तो ये मिसाइल में से आएगी वही गर्मी, और तो कहाँ से आएगी? मिसाइल या फिर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट और ये सब, इनके पास बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, हीट वीट होती है, हीट इमिट करते हैं, तो ये इसके पीछे भाग जाएगी, राइट? तो ये इधर जाएगा भाई, तो ये भी इधर जाएगी, तो फायर एंड फॉरगेट वाले मैकेनिज्म पे चलती है, राइट? कैपेबिलिटी, बिकॉज आफ्टर लॉन्च द ऑपरेटर डज नॉट नीड कंटिन्यूअसली गाइड द मिसाइल, दिस इंप्रूव द रिएक्शन टाइम, रिएक्शन स्पीड एंड आल्सो एनहांस द सर्वाइवबिलिटी ऑफ द सोल्जर्स ऑपरेटिंग द सिस्टम, राइट? चला दी भाई, ठक चला दी भाई, देखी जाएगी वो अपने आप, देख ली कहाँ पर गर्मी आ रही, शू शू जाकर भेड़ देगी, राइट? तो भाई देख लो यहाँ पर कि 500 से 600 मीटर की रेंज में चलती है, मतलब 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, राइट? 10 से 3500 मीटर। और हमारे बहुत सारे लोगों ने इला एस से ही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से बोला भाई तेरे लिए थोड़ा S-400 यूज करेंगे हम, पागल है क्या? तेरे लिए करेंगे हम, इला एस से काम चला लेंगे, ठीक है? नो मोर देन 12
सेकेंड्स, मोबाइल टू कॉम्बैट। बस अब इसको क्या उठा के लेके गए, डब्बा खोला और निकाल के लगा दिया, अब उससे थोड़ा ना पूरा मिसाइल सिस्टम लगाएंगे और ये करेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं हुआ जैसे स्कोर 100 या फिर आकाश के अंदर अपन करते हैं। अप टू 40 मीटर पर सेकेंड ऑन द कोलिजन कोर्स और अप टू 320 मीटर पर सेकेंड ऑन द कैचअप कोर्सेज, राइट? तो ये इसकी भाई टारगेट स्पीड है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज इग्लास पोर्टेबिलिटी है, लाइट वेट है, शोल्डर फायर है, राइट? और इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान के लिए बढ़िया है, बॉर्डर पे खड़े कर दो इग्लास को लेकर और धै 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 उनकी सारी मिसाइलें विसाइलें जो भी है वो निकाल देंगे, राइट? तो अब इसके अंदर से इग्लास के अंदर क्या होता है, ये मिसाइल होती है, नंबर याद नहीं रखना है। एक तो मिसाइल होती है ना, जो जाएगी उधर, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जहां गर्मी दिखे ना वहीं उसके पीछे पड़ जा, हाथ धो के, राइट? लॉन्चिंग मैकेनिज्म एंड मोबाइल टेस्ट स्टेशन, और ये टेस्ट सेट्स, ये अपन को याद नहीं रखने, बस आपको ये मिसाइल है, मोबाइल टेस्ट स्टेशन है और लॉन्चिंग मैकेनिज्म है और टेस्ट सेट है, ठीक है? जिसके अंदर ये पूरा का पूरा रखा होता है, उसको सेट बोलते हैं कि भैया, है ना, ये सेट है। दिस कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड ये, और वेइंग ओनली 10.8 किलोग्राम, ऑब्वियसली भारी होगी तो कंधे पे कैसे लगेगा आदमी, राइट? तो ये देखो भैया, इंडिया टुडे का न्यूज है, स्पेंड ए डे विद पाकिस्तान और प्लेटफॉर्म लाइक द जू जू इग्लास एंड L-70, ये तीनों ने भाई कमाल कर दिया था उस टाइम, ठीक है? तो इग्लास मोबाइल किल ऑप्शंस, इग्लास मैन पोर्टेबल एयर डिवाइस एड्स ए मोबाइल लेयर टू द शील्ड्स, द सिस्टम व्हिच कैन बी कैरिड एंड फायर्ड शोल्डर्स अलाउ द कस्टमर, ठीक है, अलाउ द शोल्डर्स टू क्विकली एंगेज द एनिमी ड्रोन्स। तो ड्रोन्स को तो अपन इससे मार देते। फिर आती है L-70। देखो भाई, ये वाली इस तरह से, अब इसमें भी आदमी बैठा है और थर 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 चला देगा, राइट? ये इसकी गोलियां हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और L-70 जो है ना, बफोर्स, बफोर्स सुना होगा आपने, बफोर्स को जो बनाती थी ना कंपनी, ठीक है, उसकी स्वीडन कंपनी है, स्वीडन, स्वीडन की कंपनी, राइट? तो स्वीडन की कंपनी है ये, स्वेडिश कंपनी, वो ये बनाती है L-70, अपने भारत के अंदर आकर बनाती है। तो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, पर स्वीडन कंट्री करती है इसके अंदर, वो फोर्स वाली, ठीक है? Originally developed by the Sweden company Bofors, the L-70 is based on the 40 mm Bofors automatic anti-aircraft gun system। में भी थर 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 चलाती हैं, ठीक है? ऐसे नहीं एक चला दिया, उससे तो भाई एक ही चलेगा धड़, राइट? इससे तड़ 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 चलेंगे, राइट? और कितने तड़ तड़ चलेंगे साहब, ये 1 मिनट के अंदर 300 राउंड, अब लगभग लगभग अभी एग्जैक्टली मैं बताऊँ, 300 राउंड निकाल देती है। तो यहाँ पर देखो 40 mm गन, पहले एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, पाकिस्तान में इसने कमाल कर दिया था, राइट? ड्रोन से अटैक कर रहे थे तब हम ये यूज कर रहे थे 40 mm गन, स्वीडन बफोर्स, राइट? ये कंपनी है, राइट? स्वीडन की बफोर्स कंपनी। और यहाँ पर देखो फायरिंग 240 से 300 राउंड्स पर मिनट विद रेंज ऑफ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक का धाराशायी कर दे। तो देखो न्यूज़पेपर में लिखा रखा है कि एंटी डेवलप बाय द बफोर्स 40 mm 240 से, है ना? ये सब चीजें पढ़ लेना, पाकिस्तान के अंदर ये भी बड़ी काम की आई थी। अब ये आती है तीसरी, जू। जू किसका है जल्दी से बताओ? जू 23 mm, वो 40 mm का था, ये 23। अब इसमें देखो दो दिख रहे हैं आपको, जू, जू है सर रशिया का, और इग्लास भी रशिया का है ना? तो यहाँ पर देखो कंसिस्ट ऑफ 2 बैरल्स, 23 mm ऑटो गन्स माउंटेड ऑन द टाउड प्लेटफॉर्म। तो जू एज ए पार्ट ऑफ इट्स लो लेवल डिफेंस, और इसके अंदर ट्रूप्स मिलिट्री बेस के अंदर इस तरह से लगाते हैं। ये है, ये अपन को याद रखना है, ट्विन बैरल है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2 बैरल है इसके अंदर, राइट? 23 mm ऑटो गन्स है, इफेक्टिव रेंज है अप टू 2.5 किलोमीटर, ठीक है, फॉर एयर टारगेट्स एंड अबाउट 2 किलोमीटर फॉर द ग्राउंड टारगेट्स। इट इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग हाई वॉल्यूम ऑफ फायर and is frequently used to shield the static installation against the low flying threats, right? तो जू में आप ये सब देख लो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंसाइट्स है, थर्मल इमेजर्स, लेजर, रडार, ठीक है, ये सब है। और इसके बाद ये दिस अपग्रेड्स इंप्रूव द नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी, तो कोई नाइट में फाइट कर सकते हैं जूस 23 ईयर्स। स्टार्टिंग में जो था ना उसमें इतना कुछ नहीं था, अब इसके अंदर यहाँ पर ये सब चीजें भी इंक्लूड हो गई है, ठीक है? ड्रोन इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी, रिएक्शन टाइम, ये सब चीजें आ गई है इसके अंदर, ठीक है भाई? समझ में आ गया? जू पढ़ लिया अपन ने, L-70 पढ़ लिया अपन ने, और और जू 23 पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया अपन ने? इग्लास, 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 ये दोनों रशिया का है भाई, और ये स्वीडन का है। चलो भाई आगे एक टर्म पढ़ते हैं, लोन प्रोविजनिंग। लोन प्रोविजनिंग क्या होता है समझो, ये एक बैंक है, ठीक है? ये आपने बैंक को 1000 रुपए दिए, आप जैसे सब लोगों ने, पर बैंक को लगता है यार ये 1000 रुपए वापस मेरे पास नहीं आएंगे, है? तो हो सकता है यार ये सारे लोग गरीब से दिख रहे थे, ये लोग मेरे पास वापस नहीं आएंगे, कम से कम 50 रुपए तो मेरे पास नहीं आएंगे। अब बैंक इन 50 रुपए को, इन ऑर्डर की बैंक को सेफ रखना है, ठीक है? तो आरबीआई से बोलता है, आरबीआई बोला, क्या बोला? आरबीआई से बोला कि भाई ये 50 रुपए ना तुम इसकी प्रोविजनिंग कर लो, अलग से रख लो अपने पास, क्योंकि ये आपके काम आ जाएंगे, अगर डिफॉल्ट हो गया लोन से तो काम आ जाएंगे। दैट इज नोन एज लोन प्रोविजनिंग,
लोन प्रोविजनिंग कि डिफॉल्ट होने का वेट मत करो, पहले ही रख लो, ठीक है। दिस इज नोन एज लोन प्रोविजनिंग। तो देखो, बैंक गिव लोन्स टू द पीपल एंड द कंपनी, सम लोन्स मे नॉट बी रीपेड इन द फ्यूचर, सो आरबीआई सेज डू नॉट वेट फॉर द लोन टू एक्चुअली बिकम बैड, एस्टिमेट फ्यूचर लॉस इन एडवांस एंड कीप द मनी असाइड। कि 1,000 रुपए तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो इनसे, इनकी तो शक्लों पे लिखा है कि चोर हैं, ठीक है ना, बहुत गरीब आदमी, गरीब आत्मा है। तो आप क्या करें कि अपना 50 रुपए बचा के रखें, कम से कम ये 50 रुपए तो खाएंगे मेरे, तो 50 रुपए प्रोविजनिंग में दे दें, ठीक है, जिससे कि आगे चलकर दिक्कत नहीं है, आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो लोन लॉस प्रोविजन एज डिफाइंड बाय द आरबीआई रेफर्स टू अलोकेशन ऑफ फंड सेट असाइड बाय द बैंक टू कवर द लॉसेस इनकर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टेड लोन्स, राइट। अब जितना ज्यादा बैंक अगर रखेगा, उतना ज्यादा बैंक को वैसे तो प्रॉब्लम होगी कि भाई वो तो चाहता है ना उसका सारा पैसा जो है वो प्रोविजनिंग में ना जाके वो क्या करे, किसी को लोन दे उससे कमाए। वो बैंक का तो यही चलता है भाई, जिसको जितना ज्यादा पैसा लोन पे दे जाए उतना ज्यादा उसकी कमाई होगी, बैंक तो इसी फंक्शन पे करता है। पर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बैंक 1,000 रुपए आपने बैंक को दिए, तो 1,000 के 1,000 बैंक चाहेगा कि मैं लोन पे लगा दूं, पर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब 50 रुपए आपको प्रोविजनिंग में रखना पड़ेगा। बैंक बोलेगा अरे यार ये तो गड़बड़ है ना, समझ में आ रहा है। पर आरबीआई कहता है कि करो। तो बैंक ने क्या करा, इसका एक तरीका निकाला, इन्होंने कहा कि साहब हमें लॉस इनकर्ड मॉडल पे चले। लॉस इनकर्ड मॉडल क्या है, बड़ा ही मस्त तरीके से है। इसने कहा कि भाई को हमको जब ऐसा लगेगा ना, तभी हम ये करेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि सब सही चल रहा है, तो ठीक है, हम हमेशा ये मानकर चलेंगे सब सही चल रहा है। उसने 1,000 रुपए दिए तो वो लौटा भी देगा भाई। 1,000 रुपए मतलब लिए हैं हमसे, है ना, दिए बोल रहा हूँ मैं, लिए, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कि 1,000 रुपए अगर इन्होंने हमसे लिए हैं तो वो लौटा भी देगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि किसी ने आपसे पैसे लिए, बैंक से आपने पैसे लिए, है ना, मैंने दिए बोल दिया था शायद, आपने पैसे लिए, आप गरीब लोग हैं, 1,000 रुपए लिए, बैंक को लग रहा है कि 50 रुपए वापस नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि अब बैंक ऐसे बोल रहा है कि यार हमने इनको पैसे दिए 1,000 रुपए, हमें ऐसा लग रहा है कि 50 रुपए लौट कर नहीं आएंगी, तो 50 रुपए की हमने प्रोविजनिंग कर ली। पर हम ये प्रोविजनिंग है ना 50 रुपए की, ध्यान सुनना, ये तभी करेंगे जब इनको कोई, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी को उसने दिया, कंपनी लॉस में चलेगी या फिर डिफॉल्ट हो गई, राइट, तभी हम करेंगे। जब लॉस इनकर्ड मॉडल को मतलब ये है कि जब कंपनी को लॉस हो गया, जिसको हमने पैसे वैसे दे रखे हैं, जो आदमी है वो दिवालिया घोषित हो गया, ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद ही हम 50 रुपए रखेंगे। नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे कि 1,000 रुपए दिए तो 1,000 रुपए वापस आ जाएंगे, है ना, इस तरह से हम मानकर चलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो बाय यूजिंग द लॉस लॉस मेथड बैंक कैन कवर द लॉसेस, है ना। यहाँ पर देखो प्रोविजनिंग के अंदर एवा मैं यहाँ पर बता दूं, बैंक्स इन इंडिया फॉलो द इनकर्ड लॉस मॉडल फॉर मेकिंग द लोन लॉस प्रोविजंस। दिस मॉडल एज्यूम दैट ऑल द लोन्स विल बी रिपेड, वापस जितना भी लोन दिया है वो वापस आ जाएगा, 1,000 रुपए वापस आ जाएगा, ठीक है, ये मानकर चल रहा है। कोई 50 रुपए का खर्चा नहीं होगा, मतलब 50 रुपए का डिफॉल्ट नहीं होगा। बट अगर ये प्रोविजनिंग तभी करेंगे जब लोन जो होगा वो एक तरह से क्या हो जाएगा, लोन बिकम ओवरड्यू या फिर बोरोवर्स मिस द पेमेंट्स, देन बैंक स्टार्ट मेकिंग प्रोविजन, दैट इज नोन एज लॉस इनकर्ड मॉडल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आरबीआई कहेगा भाई ये क्या बात हुई, जब आग लग जाएगी, जब कुआं खोदने से क्या होगा, तुमको पहले ही रखना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो आरबीआई ने ये काम कर दिया, आरबीआई ने कहा कि मैं एक ईसीएल लेकर आ रहा हूँ, और ईसीएल लागू हो चुका है, राइट। ईसीएल लागू होने वाला है, मतलब इन्होंने कहा कि भाई ईसीएल हम लेकर आ रहे हैं। ईसीएल के अंदर क्या बोला कि बैंक गिव 100 लोन, ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स 5 में बिकम द बैडर, तो बैंक इमीडिएटली कीप द 5 प्रोविजन, ठीक है। रुपी अगर 100 रुपए का लोन दिया बैंक ने, उसको लग रहा है 5 रुपए वापस लौट के नहीं देंगे, तो इमीडिएटली उसको 5 रुपए का क्या कर लेना चाहिए, प्रोविजन कर लेना। उसको ऐसे रुकना चाहिए अपने, उसको ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि भाई जब ये लॉस इनकर होगा तभी मैं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो, जैसे स्टेज 1 एसेट के अंदर बैंक ने ऐसे बोल रखा, आरबीआई ने ऐसे बोल रखा है बैंक को, दिस आर द फाइनेंशियल एसेट दैट हैव नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, है ना, कभी इनमें क्रेडिट रिस्क का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इन एसेट्स के लिए 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आर रिकॉग्नाइज, 12 मंथ का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आप रिकॉग्नाइज कर लो। मान लो आपने उसके अंदर 10 साल के लिए लोन दिया है, तो कम से कम 1 साल का जो क्रेडिट लॉस होगा उसको रिकॉग्नाइज करके प्रोविजनिंग कर दो उसकी, ठीक है। स्टेज सेकंड है, इसके अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर लिखा है दिस आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव अंडरगो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, सिंस देयर इनिशियल रिकॉग्निशन, ऑल्दो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट, फिर भी आपको लग रहा है कि रिस्क इसके अंदर कुछ ज्यादा है, तो इसके अंदर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आर रिकॉग्नाइज फॉर दिस एसेट, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके अंदर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड मतलब 10 साल का लोन लिया तो 10 साल का प्रोविजनिंग अभी कर दो, ठीक है, इसमें क्योंकि रिस्क है। और स्टेज थर्ड में है दिस आर द फाइनेंशियल दैट हैव ऑब्जेक्टिव एविडेंस, कि यहाँ पर तो पता ही चल गया कंपनी दिवालिया हो, तो इसमें भी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज कर लीजिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ आरबीआई इज सेइंग, ईसीएल का मतलब आरबीआई सेइंग। तो लास्ट ईयर इन अक्टूबर, है ना, द सेंट्रल बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप। लास्ट ईयर का मतलब यहाँ चल रहा है 2024, राइट। तो वर्किंग ग्रुप ऑपरेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ आर नारायण स्वामी। भाई साहब ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले, आर नारायण स्वामी याद रख लेना, ईसीएल के फ्रेमवर्क उसने बनाया। द ग्रुप इज कंप्राइज्ड ऑफ द 8 एक्सपर्ट्स, और उन्होंने इस तरह से 6 बैंक्स और 1 रिप्रेजेंटेटिव, और इन लोगों ने मिलकर ईसीएल का फ्रेमवर्क बनाया, राइट। अब एक होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है सबको? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मतलब कितना आपने लोन प्रोविजन में लगा रखा है, ठीक है ना, कितना लोन प्रोविजन डिवाइडेड बाय आपका कितना एनपी है, ग्रॉस एनपी आपका कितना है, ठीक है। तो आपने मान लो एनपी आपका हो गया 1000, नहीं देखो ऐसे समझो कि 1000 रुपए आपको, आपने किसी को लोन दिया था, राइट, बैंक को, और लौट कर वो नहीं आ पा रहा है। लौट कर सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, मान लो 950 रुपए आ रहा है लौट कर। पर आपको कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने पहले से प्रोविजनिंग कर रखी है। आपका एनपीए जो हो रहा है वो 50 रुपए का था, आपने पहले से 50 रुपए की प्रोविजन कर रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे हार्ड एंड फास्ट, समझ में आ रहा है। तो जितना अगर एनपीए उतना ही आपका प्रोविजन हो रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आपका 50 रुपए का एनपीए है और आपने 100 रुपए का प्रोविजन कर रखा है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मतलब टोटल प्रोविजंस डिवाइडेड बाय द ग्रॉस एनपीए, राइट। अगर मान लीजिए प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ज्यादा है तो इट इज गुड फॉर द बैंक हेल्थ, क्योंकि उसने पहले से ही पता था उसको कि भाई ऐसा कुछ होगा, राइट। तो उसने अगर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो इट इज गुड। और 1 से कम है तो दिक्कत होगा कि भाई आपका है ना 50 रुपए का डिफॉल्ट तो हो गया, एनपीए बन गया, बट आपने प्रोविजनिंग के लिए 40 ही रुपए रख रखे, लो भैया हो गया काम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी कल परसों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है भाई? ये टॉपिक है फॉरेक्स। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। अभी इंडिया की बहुत बुरी से हालत खराब हो रही है, ठीक है। क्या हालत खराब हो रही है कि अब देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत जो प्रधानमंत्री मोदी बोले ना, गोल्ड मत लो, है ना, विदेशों की यात्रा मत करो, राइट, घर में बैठकर करो, ऑयल वायल खर्च मत करो, ज्यादा पाम ऑयल खर्च मत करो, ठीक है, सब्जी में तेल कम डालो, राइट, प्लस गाड़ी में तेल कम डालो। ये क्यों? इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन चीज ये है कि भैया हम बाहर से खरीदते हैं, ये सब इंपोर्ट करते हैं हम, राइट। और बाहर से जब भी खरीदते हैं मतलब कि हमारी कंट्री से डॉलर जा रहा है, और ये जो चीज है जो हमारी कंट्री से जा रही है, डॉलर जा रहा है, तो इससे हमारा रुपीज आप देखोगे 95 तक पहुंच गया है। $1 इक्वल टू 95 रुपीज। ओ माई गॉड, $1 इक्वल टू 95 रुपीज तक पहुंच गया। तो अगर जितना डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा ना, अगर मान लो और डॉलर चला गया बाहर, तो $1 इज इक्वल्स टू 100 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है गवर्नमेंट की। देखो क्या होता था पहले, है ना, बहुत ज्यादा पॉवर्टी हुई एक बार अपनी ये मोदी जो गवर्नमेंट के अंदर, फिर उसके बाद ठीक बार कोविड आ गया, तो सब नहीं बुला रहे यार कोविड के कारण हो रहा है, तो कोविड का फिर बहुत सारे आर्टिकल्स आए, अरे भाई पहले भी तो था, वो तो कोविड आ गया शेल हो गया। अब फिर वापस से अपनी दिक्कत हो रही थी कंट्री के अंदर, इतने में फिर क्या हुआ, इतने में फिर वार आ गया। तो अब सब कह रहे हैं वार के कारण हो रहा है, और वार के कारण तो करना ही पड़ेगा, राइट। खैर, तो उसको नेशनलिस्ट के एंगल, पेट्रोटिज्म के एंगल से ज्वाइन कर रखा है कि भाई आप गोल्ड नहीं खरीदोगे तो यू आर ए नेशनलिस्ट। और सही भाई यार, क्या क्या करना है गोल्ड खरीद के भाई? गोल्ड मतलब गोल्ड रहने को घर खरीदो भाई, गोल्ड खरीदने से क्या हुआ? और वो भी गोल्ड जिसके अंदर हम अपना फॉरेक्स दे रहे हैं, सोच कर देखो भाई, समझ में आ रहा है। गोल्ड क्यों खरीदना है ना, शादियों में गोल्ड खरीदना मत खरीदो यार, दहेज प्रथा भी थोड़ी कम होगी, पैसा दे दो, राइट। तो आप यहाँ पर समझो कि यही दिक्कत है जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम होता जा रहा है। एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि ऑयल महंगा होता जा रहा है, ऑयल के लिए हमको डॉलर देने पड़ रहे हैं। पहले $1 के लिए हमको खर्च करने पड़ते थे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज, अब हमको $1 के लिए 90 रुपीज, 95 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो प्रिंट प्रिंट कर दो ना सर, करेंसी करेंसी प्रिंट करेंगे तो दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी? कल बताया तो था, है ना।
तो देखो, नो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व स्टेटस अमिड द मोदीज कॉल, ठीक है, टू स्टॉप द गोल्ड परचेज। तो अपन फॉरेक्स समझे तो सही, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है सर, बताया तो सही, डॉलर होता है। अरे भाई डॉलर तो एक बोलने के लिए होता है, वैसे इसमें ना 4 कंपोनेंट होता है। ओहो, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के कितने कंपोनेंट है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट जो होता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, तो फॉरेन करेंसी। डॉलर ही थोड़ी ना है, पाउंड भी हो गया, येन हो गया, इससे भी तो होता है ट्रेड पार्स, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज गोल्ड रिजर्व, कितना सोना है, समझ में है। अरे सर, इसीलिए मोदी जी ने बोला कि ज्यादा सोना वोना मत खरीदो भाई, ठीक है। तीसरा जो चीज है दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या है। और चौथा चीज है रिवर्स पोजीशन ट्रेंच, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आईएमएफ के कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं। तो ये फॉरेन पता है, गोल्ड रिजर्व पता है कि भारत के अंदर, भारत के पास, आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास, मतलब जितना गोल्ड है, तो गोल्ड है तो मतलब ठीक है फिर वो चीज, राइट। तो गोल्ड रिजर्व जितना है उसको फॉरेक्स ही होता है, क्योंकि गोल्ड कहीं पे भी बेचो आपको डॉलर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से लिक्विड ही फॉर्म के अंदर है ना। फॉरेन करेंसी तो है ही मोस्ट लिक्विड, ठीक है, डॉलर वॉलर जितना है। अब हमारे ये सब मिला के हमारे कंट्री के अंदर 700 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन इस तरह से कुछ है, राइट, है ना। 700 बिलियन है हमारा फॉरेक्स। पर अब ये फॉरेक्स कम होता गया है पिछले 15 दिन के अंदर, है ना, एक सप्ताह के अंदर, सॉरी, एक सप्ताह के अंदर फॉरेक्स बहुत बुरी तरह से गिरा है, ठीक है, ये चीज। पर अभी भी हमारे पास ठीक ठाक है। पर यहाँ पर अगर मैंने इसके अंदर लिखा हुआ फॉरेक्स के बारे में, गिरा है उसके बारे में, यहाँ पर इसमें होगा शायद, ठीक है, इसमें नहीं दिखा रखा। फिर 15-7 दिन में ना बहुत बुरी तरह से फॉरेक्स गिर गया हमारा, राइट। हाँ, बता रखा है, अभी मैं बताता हूँ आपको, देखो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द एसेट्स हेल्ड बाय द, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, गोल्ड रिजर्व्स हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, और रिजर्व पोजीशन हो गया विद द रिवर्स पोजीशन, सॉरी, रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ, राइट। तो यहाँ पे देखो एसडीआर क्या है, एसडीआर भी अपन समझते हैं, पहले ये समझ लो। ये देखो, हमारे पास हमारा जो पिछले रिसेंट मंथ के अंदर है ना, उसके अंदर बहुत, और एक वीक के पहले बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो कम हो गया। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिजर्व स्टूड टू इतना डाउन बाय द 2.80 ड्यूरिंग द वीक, समझ में आ रहा है, इतना बिलियन डॉलर कम हो गया हमारा। और ये देखो, गोल्ड रिजर्व जो है ड्रॉप बाय द 5.02 बिलियन विद इन अ वीक, राइट। और ये जो है अपना कितना हो गया, रोज बाय द 15 मिलियन, ये बढ़ गया हमारा, ठीक है। 15 मिलियन बढ़ गया है, तो इससे अपना 18.79 हो रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंडियन रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ इंक्रीज बाय द 8 मिलियन, राइट, ये भी इंक्रीज हुई 4.86 बिलियन हो गया। तो आप यहाँ पर देखो, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, और इसको मिलाओ, ये अपना टोटल रिजर्व हो गया, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है भाई। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको दो तीन चीजें और मेरे को बतानी है। एक तो ये होता है कि भाई फॉरेक्स रिजर्व में एसडीआर क्या होता है। देखो, एसडीआर इज जस्ट लाइक अ, इज नॉट द करेंसी। एसडीआर करेंसी नहीं है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब आप आईएमएफ के मेंबर्स हो, तो जितना कंट्रीब्यूशन आपने कर रखा है उसके बेसिस पे, ठीक है, आईएमएफ क्या करता है, सबको स्पेशल ड्राइंग राइट्स देता है। इसके अंदर एसडीआर का मतलब ऐसा नहीं कि डॉलर है या फिर रुपी है, ऐसा नहीं। एसडीआर को एक कूपन जैसा है, उस कूपन के बदले में आप कोई भी करेंसी ले सकते हैं आईएमएफ से, राइट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आईएमएफ गिव एसडीआर टू द कंट्रीज, कंट्रीज कैन एसडीआर फॉर द रियल करेंसी लाइक यूएस डॉलर्स, यूरो और येन। जैसे अभी जो कंट्रीज हैं वो इस तरह से इसके अंदर कह रखी है कि भाई हमको कुछ कुछ इस तरह से स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये देखो, यूरो जो है 31% आप ले सकते हैं एसडीआर से, राइट। यूएस डॉलर मान लो 40, जैसे मान लो आपके पास 100 एसडीआर है, तो आपको डॉलर आप कितने ले सकते हैं उससे, 41, ठीक है। यूरो कितने ले सकते हैं, 31। चाइनीज युआन कितने ले सकते हैं, 41, 11, राइट। जापानीज येन कितने ले सकते हैं, 8.3। ऐसे ही इसके अंदर होता है, 1 एसडीआर के बदले में इतना सब कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है। और अब होता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, क्या होता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ठीक है। तो देखो, आईएमएफ का मेंबर है इंडिया, इंडिया इज द मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो इंडिया ने कुछ पैसा इसके अंदर जमा करा रखा है आईएमएफ के अंदर, है ना, मेंबरशिप फीस, कंट्रीब्यूशन करता है, दैट इज नोन एज कोटा, ठीक है। इसका कुछ पैसा, जैसे मान लो 1,000 रुपए इसने दे रखा है, 1,000 डॉलर, इसका कुछ पैसा है ना, आईएमएफ वापस लौटा देता है जब भी इंडिया को जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1,000 डॉलर है, तो इसमें से मान लो 400 डॉलर लौटा दे,
तो इंडिया को जब भी जरूरत पड़ती है तो दैट इज नोन एज रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, दिस इज नोन एज रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। यहाँ पर पढ़ो, इंडिया गिव्स मनी टू द आईएमएफ एज ए मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन कोटा, द पार्ट ऑफ दिस मनी कैन बी टेकन बैक इमीडिएटली व्हेनेवर द इंडिया वांट्स, दैट इजीली विथड्रॉएबल पोजीशन इज कॉल्ड द रिजर्व ट्रांस पोजीशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर रिजर्व ट्रांस पोजीशन अभी 4.86 बिलियन है, राइट, अपने पास। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब एक आपका बच्चा हुआ है प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा अपन बाद में पढ़ाते हैं, राइट, प्रोजेक्ट कुशा कल के लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। और भाई कोई भी टेंशन मत लो, पढ़ते रहो आराम से, हम लोग आपके साथ हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, पेरेंट्स आपकी शक्ति है वो, राइट, उनकी शक्ल देख लिया करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और देखो जो भी है उसको रिवाइज करते रहो, रिवीजन पे लगा दो सब कुछ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी बार हो जाए उतनी बार बढ़िया। असर पूरा रट गया हमको तो फिर भी एक बार देख लो, क्या डर है। ठीक है, अगर टाइम है तो देख लो, रिवाइज करो आराम से, बढ़िया। और सी सेट का थोड़ा सा संभाल के चलना, ठीक है, सी सेट में कुछ इधर उधर मत कर देना। और अभी अभी से, अभी जैसे 10 दिन बचे हैं आपके पास, अभी से अगर तुम सी सेट के चार पाँच ये करने लग जाओगे ना, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन, तो तब तक जाकर रिदम बन जाएगा, बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। अभी भी कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ज्यादा नहीं है, आप पढ़ लो अभी भी, है ना, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के सॉल्व कर दो। डेली के चार पांच करते रहो, डेली के, पर डेली के करना, ऐसे नहीं अभी भी एक दिन करे 2 दिन नहीं करे, डेली के करते रहो, वहां तक पहुंचते पहुंचते दिमाग चलने लग जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन कर दो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक्स सो मच।